आप लोग को स्वागत है मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद संजीव में। दोस्तों, हम लोग अब जो है पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। मैं ज्योग्राफी आप लोगों के लेकर के आया हूँ, पूरा इसका क्रमबद्ध अध्ययन हम लोग करेंगे। और इसमें ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी, यूपी पीसीएस और एसएससी सभी वनडे एग्जाम्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें मैं कॉन्सेप्ट बताने के साथ साथ आप लोगों को जो है वनडे एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी को हिंदी में हम लोग लिख सकते हैं भू आकृति विज्ञान, है ना। जियोमॉर्फोलॉजी का हिंदी में मतलब हिंदी में हम इसको भू आकृति विज्ञान बोलते हैं, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी को। तो भू का मतलब क्या, जियो का मतलब क्या, भूमि। यानी हम लोग किस में भूमि का अध्ययन कर रहे हैं ना। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पृथ्वी की सतह, है ना, पृथ्वी की सतह। आकृति में क्या, जो पृथ्वी की सतह पर क्या पाए जाते हैं, बहुत सारी जो है स्थल स्वरूप पाए जाते हैं ना, स्थल स्वरूप। और विज्ञान का मतलब क्या है, यहाँ पर विज्ञान में हम क्या करते हैं, किसी चीज का हम लोग तार्किक अध्ययन करते हैं ना, या क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है, तार्किक अध्ययन करेंगे, तार्किक अध्ययन। यानी अगर भू आकृति विज्ञान को हम लोग सही से बोलें तो क्या बोल सकते हैं, पृथ्वी की सतह पर मौजूद स्थल स्वरूपों का तार्किक अध्ययन ही भू आकृति विज्ञान कहलाता है ना, यानी जियोमॉर्फोलॉजी कहलाता है। अब ये स्थल स्वरूप तो हमने बोल दिया भाई, कौन कौन से स्थल स्वरूप का अध्ययन करते हैं। इसमें हम लोग जो है पर्वत का अध्ययन करते हैं, पठार का करते हैं, मैदान का करते हैं, ठीक है। फिर महासागर के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं एक एक करके क्या क्या हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। तो पहले जो है अगर हम लोग देखते हैं, हम लोग को क्या दिखता है, सबसे ऊंची आकृति क्या दिखती है, पर्वत दिखता है भाई। और देखते हैं पर्वत, कहते हैं भैया कौन बनाया इतना बड़ा पर्वत है। तो हम ये देखेंगे कैसे बना पर्वत भाई, जियोमॉर्फोलॉजी में ही देखेंगे कैसे पर्वत बना, उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन एक छोटा मोटा इसका देख लेते हैं भाई। पर्वत अगर हम लोग देखें तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि भाई पर्वत है, यही केवल हाइट से तो ना पता चल जाएगा कि हाइट ज़्यादा है तो पर्वत है। एक वो भी एक एस्पेक्ट है, लेकिन और भी चीज़ें जो है उसकी पहचान होती है। कैसे पहचानते हैं, देखिए भाई। तो पर्वत जब हम देखेंगे, कोई पूछा पर्वत क्या है भाई, पर्वत की पहचान बताओ, तो पर्वत का आधार क्या होगा, आधार पर्वत का बहुत चौड़ा होगा, आधार क्या होगा, चौड़ा होगा, ठीक है। और ढाल क्या होगी इसकी, यानी ढाल क्या होगी, जैसे पर्वत पे चढ़ना आसान रहता है, मुश्किल रहता है, बहुत मुश्किल रहता है भाई पर्वत पे। हम आप नहीं चढ़ पाएंगे, जो माउंटेनर होते हैं वही चढ़ पाएंगे। यानी ढाल इसकी क्या होती है, बहुत शार्प होती है, चढ़ना बहुत मुश्किल है। क्या होती है ढाल, क्या होती है, बहुत ज़्यादा शार्प होती है, ठीक है, यानी तीव्र बहुत होती है ढाल, ठीक है। फिर इसका शिखर कैसा होता है, मतलब यहाँ जाकर के हम लोग आराम से खाना पीना खा सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। जीवन यापन यहाँ बहुत मुश्किल है, जीवन यापन नहीं कर सकता कोई। केवल जो है किक के लिए लोग ऊपर चढ़ते हैं कि भाई आज हमने जो है माउंटेन फतह कर ली, लेकिन वहाँ रह नहीं सकता कोई भी, है ना। तो शिखर इसका क्या होता है, बहुत नुकीला होता है, जीवन यापन नहीं कर सकते भाई। और यहाँ बायोडाइवर्सिटी सबसे मिनिमम पाई जाती है। यहाँ केवल आपको काई मिल जाएगी, बस काई मिलेगी और बर्फ मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पर्वत की पहचान क्या होती है, उसका आधार चौड़ा होता है, ढाल तीव्र होती है, शिखर क्या होता है, नुकीला होता है। ये पर्वत की पहचान हो गई हमारी। अब फिर हम लोग आए, अब भाई पर्वत तो देख लिया, पर्वत के बाद क्या आता है, हमारे पठार आते हैं, है ना। हम लोग पठार का अध्ययन करते हैं। पठार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेट्यू बोलते हैं। जैसे हमारा डेक्कन का प्लेट्यू है ना, साउथ इंडिया में, तो ये डेक्कन का प्लेट्यू है। तो पठार की पहचान क्या है भाई, कोई पूछ ले कि हाँ आज हम लोग घूम करके आए थे भाई, पठार घूम के आए, तो पठार की पहचान भी तो पता होनी चाहिए। कहीं कह भैया बताओ पठार की पहचान, पता ही नहीं, तो पहचान भी तो पता होनी चाहिए। यानी इसका आधार क्या होगा, आधार तो इसका भी चौड़ा होगा ना पठार का। और ढाल कैसी होगी, मतलब गाड़ी वाड़ी लेके जा सकते हैं ना, सड़क अड़क बनी है, सब बना हुआ है। तो ढाल इसकी क्या होगी, बहुत मंद होगी ढाल, मतलब आराम से जा सकते हैं, ठीक है। और इसका जो शिखर क्या होगा, सपाट होगा, इसका शिखर सपाट होगा। यानी मतलब ये है कि जितने हिल स्टेशन है ना हमारे, सब पठारों बने हैं, यानी वहाँ रह सकते हैं ना आराम से, जीवन यापन करते, घूमने टहलने जाते हैं, बढ़िया हवा बदलने जाते हैं, सब कुछ है ना, वहीं जाते हैं ना हम लोग। जितने हिल स्टेशन है सारे पठार में है,
ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे हमारे क्या आते हैं, पठार के बाद क्या आएगा, मैदान आएंगे, है ना, जिनको प्लेन बोलते हैं, जैसे गंगा का मैदान हमारा है जहाँ हम लोग रहते हैं। ठीक है। मैदान, मैदान की आकृति कैसी होगी भाई, कहीं कहीं उबड़ खाबड़ होंगे, ऊंचे नीचे होंगे, और कहीं कहीं एकदम सपाट होंगे। जो गंगा की किनारे एकदम सपाट मैदान पाए जाएंगे ना। तो ये क्या है, इनकी आकृति क्या है, मतलब आधार क्या होगा इनका, समतल भी होगा, ठीक है, और समतल भी होगा, और क्या होगा, ये उबड़ खाबड़ है ना, और क्या होगा, उबड़ खाबड़ भी होगा। यानी मैदान की ये पहचान क्या है, उसका आधार समतल और उबड़ खाबड़ होगा, वहां पर ढाल वाल कुछ नहीं होगी, ठीक है, ना ही शिखर होगा उसका कुछ। मैदान के बाद हमारे जो है तटीय मैदान आते हैं। तटीय मैदान जो है समुद्र तल के, जो है समुद्र के पास होते हैं, समुद्र तल के पास होते हैं, इसलिए तटीय मैदान बोला जाता है। फिर उसके बाद हमारे महाद्वीपीय मग्न तट आ जाते हैं। तो महाद्वीपीय मग्न तट में जो है इनकी गहराई जो है बहुत कम होती है, गहराई कम होती है, और ढाल जो है इनका मंद होता है, यानी ढाल जो है शार्प नहीं होता है, ठीक है, मंद होता है, ठीक है। और ये जो है, ये एरिया जो है मछली पालन के लिए आदर्श माने जाते हैं। यहाँ मछली पालन बहुत ज़्यादा किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो है सबसे अधिक, समुद्र में अगर बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है तो महाद्वीपीय मग्न तट के पास पाई जाती है। उसके बाद हमारे आते हैं महाद्वीपीय ढाल। महाद्वीपीय ढाल में जो है हमारी गहराई जो है बहुत ज़्यादा होती है, गहराई ज़्यादा होती है, ठीक है, और ढाल जो है इसकी बहुत तीव्र होती है, ठीक है, यानी शार्प ढाल होती है इसकी, ठीक है। उसके बाद हमारे महाद्वीपीय उभार आ जाते हैं। महाद्वीपीय उभार का जो है काम रहता है, ये ब्रिज की तरह वर्क करते हैं, यानी एक सेतु की तरह काम करते हैं। महाद्वीपीय ढाल को महासागरीय नितल से जोड़ने के लिए एक सेतु के तरह वर्क करते हैं। फिर महासागरीय नितल आ जाते हैं। महासागरीय नितल जो हैं हमारे, जो है कुछ भाग इनका जो है समतल होता है, ठीक है, कुछ भाग इनका क्या होता है, समतल होता है, और बाकी जो है कुछ आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे ये आकृति पाई गई है, ठीक है। तो जो ये उभरी हुई आकृतियाँ पाई जाती हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको महासागरीय कटक बोलते हैं, ठीक है, इनको महासागरीय कटक बोला जाता है। जो उभरी हुई आकृतियाँ पाई जाती हैं इनको महासागरीय कटक बोला जाता है। और दो महासागरीय कटकों के बीच में जो है एक घाटी पाई जाती है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको भ्रंश घाटी बोलते हैं ना, इसको रिफ्ट वैली बोलते हैं, ठीक है, और इसको ओशियन रिज बोला जाता है। इंग्लिश में इसको ओशियन रिज बोलते हैं, इसको रिफ्ट वैली बोलते हैं। यानी दो महासागरीय कटकों के बीच में जो घाटी पाई जाती है उसको भ्रंश घाटी बोला जाता है। इसी प्रकार जैसे हमारी पृथ्वी की सतह पर भी भ्रंश घाटियाँ पाई जाती हैं, आपको पता होगा, जैसे कि दो ब्लॉक पर्वत के बीच में जो है क्या पाई जाती है, भ्रंश घाटी पाई जाती है। जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम बना दूं, यह मैं आगे पढ़ाऊंगा, जैसे कि यह है, ठीक है, ये जो है ब्लॉक पर्वत है, ठीक है, ब्लॉक पर्वत के बीच में जो ये पाई जाती है, ये क्या पाया जाता है, ये क्या है, हमारी भ्रंश घाटी है, इसको इंग्लिश में रिफ्ट वैली बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार महासागर के नितल पर जो है कुछ भाग समतल होता है और कुछ भाग जो है वो कुछ आकृतियों में होता है, जिसको जो है इन आकृतियों को, जो उभरी हुई आकृतियां हैं, इनको महासागरीय कटक कहते हैं। और दो उभरी हुई आकृतियों के बीच में जो घाटी पाई जाती है उसको भ्रंश घाटी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, यहाँ पर हमने जो है जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान में हम लोगों ने अध्ययन किया पर्वत का, पठार का, मैदान का, ठीक है, फिर तटीय मैदान का अध्ययन किया, फिर महाद्वीपीय मग्न तट का अध्ययन किया, महाद्वीपीय ढाल का किया, महाद्वीपीय उभार का किया, फिर महासागरीय नितल किया, फिर महासागरीय नितल में जो है उनकी आकृतियों का अध्ययन किया, जो महासागरीय कटक कहलाती है, महाभ्रंश घाटी कहलाती है। तो हमने जो है इसमें हम लोग जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, और उसका अध्ययन हम लोग इस प्रकार करेंगे कि तापमान का पृथ्वी की आंतरिक परतें उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, दाब का क्या इफेक्ट पड़ता है, और सिस्मोलॉजिकल बेस्ड स्टडी करेंगे, यानी भूकंप शास्त्र के आधारित अध्ययन हम लोग करेंगे।
तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पृथ्वी की जो परत हैं, जिनको हम लोग क्रस्ट मेंटल कोर बोलते हैं, उनके परत के अंदर जो डिफरेंट टाइप के खनिज पाए जाते हैं, उनमें वो किस अवस्था में हैं, उनकी परतें किस अवस्था में हैं, तो उसका अध्ययन करेंगे।